हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9th इंट्रेंस का पीवाईक्यू, जो कि आपको 2019 का ऑलरेडी मेरे दोस्त मैंने आपको 2016, 17, 18 मैंने करवा दिया। ये सारा का सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाता है अवेलेबल कहाँ पे, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। अब वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। वहां से आप क्या करना, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ मतलब पीवाईक्यू की बुक खरीदने की आपको जरूरत ही ना पड़े। ठीक है भाई। और ये सारे पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे आपको चार्ज करने के लिए नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ऑलरेडी मैंने आपको एएमयू का जितने भी पीवाईक्यू है मैंने करवा रखा है, उसका एसएसटी का, मैथ्स का एंड साइंस का। जामिया का भी मेरे दोस्त है, मैंने साइंस का और एसएसटी मतलब इसका मैथ्स का कंप्लीट है, और एसएसटी का आप साथ के साथ अभी चल रहे हैं। तो प्लीज ये सारा का सारा पीवाईक्यू जरूर कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत से पीवाईक्यू से रिलेटेड आते हैं। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे भाई वो क्या है, ब्रिटिश कम टू इंडिया एज, ब्रिटिश भारत में क्यों आए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया में क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन मैं मेरे भाई आपको पता है, मैं साथ के साथ दो तीन में आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसमें देखो, मैं आपको 3 पॉइंट लिखाऊंगा, इसे अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले पूछेगा कि ब्रिटिश मतलब कौन आया था यार मेरे भाई यहाँ। तो यहाँ जो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। कौन आया था, ईस्ट एक कंपनी थी, है ना, एक कंपनी आई थी यहाँ पे ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशों को एक कंपनी आई थी जिसको क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। अब कंपनी से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो भाई, वो तो कहने के ट्रेड करने के लिए आएगा। तो ये क्यों आया था मेरे भाई, ये आया था ट्रेड करने के लिए। तो ध्यान रखना आपको ये चीज, ये कंपनी क्यों आई थी, ये कंपनी ट्रेड करने के लिए आई थी। और आपसे पूछा जाता है ये कंपनी इंडिया के अंदर कब आई थी। ध्यान रखना 1600 एडी में आई थी ये। ठीक है। और एक चीज आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि जब ये इंडिया के अंदर आया तो बताओ उस समय मुगल के एम्पायर कौन थे जिन्होंने इसे परमिशन दिया था कि भाई तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अभी के मैं से तो अलग कलर से लिख दूं, ताकि आपको ये याद रहेगा। तो कौन दिया था मैंने, जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था, मुगल के एम्पायर थे उस वक्त जहांगीर। आप सब जानते होंगे, बट इसको अभी के अभी याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने भाषाएं मान्य हैं। तो मेरे भाई कितने हैं टोटल, क्या बोलेंगे आप, 22 है टोटल। कितने हैं, 22 है। पहले आपका 14 था, लेकिन अब 22 हो चुका है। अगर मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आपसे पूछा जाता है बताओ लैंग्वेज के बारे में कौन सा शेड्यूल में जिक्र हुआ है। एक पॉइंट है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा है, याद करना है। ये जो जिक्र हुआ मेरे दोस्त, ये 8th शेड्यूल में इसकी जिक्र हुई है। आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, बताओ कौन से शेड्यूल में इसका जिक्र हुआ। डायरेक्ट यही चीज पूछेगा, आपको क्या बोलना है, 8th शेड्यूल में इसकी जिक्र हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार आपसे पूछा जा चुका, दो बहुत अच्छा है, इसको आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि आर्य समाज स्टार्टेड, बताएंगे आर्य समाज जो है ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। आपसे ईयर पूछा गया है, लेकिन आपको पता है आपका दोस्त जो मैं हूँ, आपका भाई, और मैं आपके लिए इसके साथ 3 पॉइंट आपको जरूर लिखवाऊंगा। आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए, इसका बताओ फाउंडर कौन है ना, किसने इसका इसको मतलब स्टार्ट किसने किया था। आपसे फाउंडर का नाम पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे फाउंडर का नाम भी यहाँ से पूछा जाता है। एक आपसे फाउंडर पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है ईयर, बताओ ये कौन सी ईयर में हुआ था। और इसमें एक थोड़ा सा कुछ बातें हैं कि ये किससे रिलेटेड था। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये मेन किस चीज पे ये काम कर रहे थे, इसका मोटो क्या था। तो आपको दो, सबसे पहले आपको इसमें 2-3 नाम, एक ये नाम याद कर लो जिसके फाउंडर थे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो थे मेरे स्वामी दयानंद थे। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। लिख लीजिए मेरे साथ के साथ आप, स्वामी दयानंद, है ना मेरे भाई, याद कर लो। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये सारे के सारे नाम तो मैंने ऑलरेडी वन शॉट में मैंने साथ करवा दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती आप लिख लेना, चलो लिख ही देता हूँ, सरस्वती इसके फाउंडर थे। आपसे फिलहाल आपसे ईयर पूछा गया था, ईयर था मेरे भाई 1857 की, 75 की बात हो रही है। और इसके अंदर तो था मेरे भाई, इनका मेन मोटो था सोशल रिफॉर्म करना। सोशल रिफॉर्म पे ये काम कर रहे थे। ये जो थे मेरे भाई, इसका जो क्या काम था इसमें, सोशल रिफॉर्म में। और इसमें एक बात कही गई थी कि बैक टू द वेदास, है ना, बैक टू द वेदास, इसी के अंदर एक बात कही गई थी। आपसे पूछा जा सकता, बताओ इसके अंदर जो फेमस मतलब मोटो क्या था। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तब क्या इसमें जो जिक्र हुआ था, बैक टू द वेदास, मतलब कि वेदास की तरफ लौट आओ। ये बात इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए। फिलहाल आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मेरे दोस्त पूछा गया है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल राइट, इसमें से पूछा फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा है, तो आसान सा क्वेश्चन, तो कौन सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट है क्या नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब नहीं है ना, ये अब नहीं है, इसको आप कट कर सकते हैं, राइट टू वर्क, ये भी नहीं है, और ऑल ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर में दोस्त क्या जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। इसका अगर पूछा जाता है बताओ ये कितने से कितने कौन से पार्ट में है, इसका दो चीज याद कर लेना, मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ, एक आपका मैं इसमें ये बता दूं कि ये कितने से कितने तक में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये जो पार्ट में जिक्र किया गया है, कौन से पार्ट में इसकी जिक्र हुई है मेरे दोस्त, डायरेक्ट पूछा था थर्ड पार्ट में, कौन सा पार्ट में जिक्र हुई है, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल इसकी बात हुई है। और नहीं, इसमें देखो, इसमें मैं आपको बता दे, इसके लिए स्पेशल नहीं है, तो इस फंडामेंटल होगा ना, तो इसको आप यहाँ से लगा लीजिए फंडामेंटल। एक मिनट दोस्त, एक मिनट कंफ्यूज नहीं हो ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट के बारे में कौन से पार्ट में जिक्र हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, पार्ट थर्ड में इसकी जिक्र हुई है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है जो आपका रिलीजन है, स्पेशली रिलीजन के बारे में कितने से कितने में जिक्र हुई है, आर्टिकल नंबर आपका 25 से लेकर 28 तक में इसकी बात हुई है, बस आप 25 भी याद कर लो तो काफी है ना, 28 तक इसकी जिक्र हुई है, मतलब ये तीन तीन आर्टिकल में 25, 26, 27, 28 इन सब में कहीं ना कहीं फंडामेंटल ऑफ मतलब कि रिलीजन के बारे में बात हुई है। आप बोलोगे सर फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा है, लेकिन मेरे दोस्त ये पहले हुआ करता था इसमें, लेकिन क्या हुआ ना 1978 में इसको क्या कर दिया गया, इसको यहाँ से रिमूव कर गया ना, 1975 में इसको रिमूव कर गया। बच्चे इसीलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, टिक लगा कर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, 1978 में इसको रिमूव करके कर दिया गया था, बस इतना आप याद कर लीजिए, डिटेल में फिलहाल आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है द राइट प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड, संविधान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को हम क्या कहते हैं। सिंपल सा भाई, जो हमें राइट जो प्रोवाइड करता है उसी को तो हम फंडामेंटल राइट कहते हैं ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये किस चीज को, किन किन चीजों को, 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ये 3 चीज को इंश्योर करती है कि आपकी फ्रीडम के बारे में ये एकदम इंश्योर करते हैं ना, फ्रीडम, तो इसके अंदर आपका एक फ्रीडम है, और इसमें 3 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आने वाला, बस मैं वही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको पता है ना, ज्यादा भी याद करने से हमें जरूरत है नहीं, अब आगे पढ़ोगे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में। तो ये 3 चीज इसके अंदर जिक्र किया गया खास तौर पे, एक है फ्रीडम, एक है इक्वलिटी, एक आपका जस्टिस, ये तीनों चीज इसके अंदर बहुत ही खास तरीके से जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, गवर्नमेंट राइट ना भाई, ये तो कोई रिलेटेड है नहीं, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, ये तो कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन से क्वेश्चन, इन विच ईयर बंगाल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, बताएंगे कौन से ईयर में बंगाल है 2 पार्ट में इसका डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बंगाल डिवीजन में आपको 3-4 पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए, बंगाल डिवीजन है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले आपसे ईयर पूछा, तो चलो ईयर ही बता देता हूँ, 1905 में बंगाल का डिवाइड हुआ था 2 पार्ट में। ठीक है, किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था ना, किसके बेसिस पे, ध्यान रखना, ये चीज लिखने की जरूरत है ना, आपको याद कर लेना। और मेरे भाई कौन सा मतलब कि उस वक्त मतलब किसने डिवाइड किया था, जो एक नाम याद रखना, लॉर्ड कर्जन, मैंने ये सारा चीज आपको वन शॉट वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, तो प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख रहा, लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड किया था। और इसके अपोज में पूछा था, ध्यान रखना कि बताओ, जैसे देखो इसके अपोज में आप लिख सकते हैं अपोज्ड बाय इंडिया, अब इसके क्या हो गया भाई, OPPOSED होता ना, तो इसके अपोज्ड में एक मूवमेंट हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट बताओ क्यों हुआ था, किसको किसके अपोज में हुआ था। ध्यान रखना जो स्वदेशी मूवमेंट था ये इस चीज के खिलाफ थे कि भाई आप बंगाल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप बंगाल को डिवाइड क्यों कर रहे हो, उसी के खिलाफ में, उसी के अगेंस्ट में, उसी के अपोज में इंडिया वालों ने क्या किया मेरे भाई, इंडियन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट किया। ठीक है, ध्यान रखना क्या हुआ था, 1905 में हुआ था, किसने करवाया था भाई, लॉर्ड कर्जन ने करवा किया था ये काम। और किसी इसके अपोज में, इसके विरुद्ध में कौन सा मूवमेंट निकाला गया, जिसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो सो आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर इसका ये फिलहाल अभी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ध्यान रखना अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं होता फिर आपका आंसर अलग होता है, फिलहाल आपसे देखो यहाँ पे क्या वर्ड दे दिया, इंडिपेंडेंट, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है।
तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, जो थे फर्स्ट मतलब कौन थे भाई, इंडिपेंडेंट के थे, माउंटबेटन थे, ठीक है, माउंटबेटन थे जो कि इंडिपेंडेंट के फर्स्ट इंडिया थे। अब मेरे भाई इसमें अगर आप आपको पता है, अगर आप आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता कि बताओ 1947 में कौन था? तो अगर भाई 1947 हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में ही ये थे, ठीक? अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल इसके बाद कौन बने अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका राजगोपालाचार्य बने थे, ठीक है? चलो उसको छोड़ देते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। फिलहाल आपका जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो देखते हैं जो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन थे मेरे भाई? फर्स्ट प्रेसिडेंट आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। देखो यहाँ पे चलो डॉक्टर राधाकृष्ण ये जो थे मेरे दोस्त, ये थे सेकेंड प्रेसिडेंट। ये कौन थे? सेकेंड प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना ये सारी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछने को मिल जाता है। और महात्मा गांधी देखो कौन नहीं जानता है, इसके बारे में एक चीज मैं लिख देता हूँ, बाकी आप तो बहुत चीज जानते हो, धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। अब तक मैंने इसके बारे में एक चीज नहीं लिखा, वो क्या है कि इनको क्या कहा जाता था? ये फादर ऑफ नेशन है, ये इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताओ फादर ऑफ नेशन किसको कहते हैं? तो कौन होंगे? महात्मा गांधी साहब होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मेरे दोस्त पूछा गया है हु वाज नॉमिनेटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा का अस्थायी क्या है सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो इसे तो होगा मेरे भाई, क्या किसको कहा गया था? डॉक्टर किसको नियुक्त किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किया गए थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग, क्या कौन कौन से पद पे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, ये आपको बस याद कर लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आसान से क्वेश्चन के डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ स्पीकर, रूल ऑफ मिनिस्टर। नाना भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है शासन का जनता का शासन, है ना, लेकिन वैसा भले ही नहीं होता है हमारे देश में। आपको पता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ फिलहाल नहीं चल रहा है, हाँ, लेकिन इसका जो मीनिंग यही होता है कि भाई क्या होगा? रूल ऑफ पीपल होगा। इसको आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। देखो डेमोक्रेसी का मतलब इसमें अब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ना, जो इसका मतलब क्या है। अपने इसमें देखो 3 पॉइंट इसके अंदर बहुत फेमस लाइन होता है, क्या? जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लिख लेना भाई, ये चीज है ना ऑलरेडी आप जानते होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स, ठीक है, राज्य से धर्म को अलग करना क्या कहलाता है? अगर राज्य से धर्म को देखो, मान लेते हैं जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, वो भी धर्म के अकॉर्डिंग ही अलग हुआ था, ठीक है। तो अगर उसको धर्म के अकॉर्डिंग जो अलग कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या डेमोक्रेसी कहोगे? नाना भैया, उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? समाजवाद कहोगे? नाना भाई समाजवादी से नहीं, उसको जो हम कहते हैं सेक्युलरिज्म कहते हैं। सो आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये 3 वर्ड का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई अब देखो, सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि धर्म के अकॉर्डिंग अगर अलग करें, अगर आपसे पूछा है तो इकोनॉमिक इक्विलिटी है ना, इकोनॉमिक है ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो फिर आपका इसका क्या होता है भाई? सोशलिज्म। इसमें होता है इकोनॉमिक इक्विलिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या जाता है? इकोनॉमिक। और डेमोक्रेसी है भाई पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये, ठीक। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखेंगे तो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? हम सब जानते हैं भाई कुरान शरीफ है हमारी पवित्र पुस्तक। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट बिल्कुल भाई पता होना चाहिए। कुरान शरीफ के बारे में हम सब वैसे जानते ही हैं, ये होली बुक है इस्लाम का, ठीक है, होली बुक ऑफ इस्लाम। इसके आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि होली बुक ऑफ इस्लाम बताइए, होली बुक ऑफ इस्लाम आप क्या बोलेंगे? कुरान शरीफ है, ठीक है। और मेरे भाई इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है ना, अरेबिक लैंग्वेज है इनका। और इसके अंदर टोटल कितने कितने मतलब कि चैप्टर है, कंटेंट कितने चैप्टर इसके अंदर होते हैं? 14 चैप्टर है इसके अंदर, 114 चैप्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूरा कहते हैं। 114 चैप्टर है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूरा, है ना। 114 इसके अंदर, 114 इसके अंदर सूरा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। बस इतना इतना पता कर लीजिए क्या है,
हुआ बॉडी ऑफ इस्लाम, होली ऑफ इस्लाम, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। 114 इसके अंदर चैप्टर है, जिसका 114 सूरह है इसके अंदर, ठीक। इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जो वेद है मेरे भाई, ये किससे रिलेटेड है? ये हिंदू से रिलेटेड है, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है, बताओ हिंदू के बारे में पूछ सकता है, तो ये जो है रिलेटेड, ये हिंदू का है। और नमाज भाई, नमाज तो एक प्रेयर है ना, ये बुक तो नहीं है, ये क्या है? प्रेयर है मुसलमानों के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्या है 12। इसमें पूछा गया है नरोरा न्यूक्लियर न्यूक्लियस पावर्ड ऑफिस। भाई ये क्वेश्चन में आपसे 2 बार पूछा जा चुका है, सो प्लीज इसे याद कर लेना। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अर्थक्वेक यूजुअली अकर एट बाउंड्री ऑफ, अर्थक्वेक यूजुअली अकर एट बाउंड्री ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे कौन से बाउंड्री पे ये होता है ना? कहाँ कहाँ होते हैं ये चीज? जो क्रिस्टल प्लेट है वहां पे देखने को आपको मिलता है, क्या अर्थक्वेक देखने को मिलता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि भाई जो सबसे ज्यादा देखो कहीं ना कहीं हर जगह होता है, लेकिन इसके देखो क्रिस्टल प्लेट, मेंटल प्लेट, कॉर्प, ये सब में जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आपको झटका नजर आता है, सबसे ज्यादा जहाँ पे इसका वाइब्रेट अपन देखने को मिलता है, वो आपका होता है क्रिस्टल प्लेट में, ये कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया अदर अदर देन बाउंड्रीज ऑफ द क्रिस्टल प्लेट अर्थक्वेक में अकर्ड विद इन द एरिया विथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बताओ अगर इसको क्रिस्टल को उसके अलावा अगर देखेंगे तो ये कहाँ पे होगा? तो मेरे भाई ये जो होगा आपका इसमें क्या देख सकते हैं, फ्रीक्वेंट सिविल एक्टिविटी, नहीं वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है ना ये अर्थक्वेक। किसकी वजह से होता है? वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, लगा है ना। सो आपका करेक्ट से जाने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका जाने वाला। ऑलरेडी ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये अगर इसमें आप याद कर लेते हैं तो जैसे जो माग्मा वगैरह होता है उसके वोल्केनिक माग्मा के मूवमेंट की वजह से होता है ये चीज, है ना। मान लेते हैं, देखो ये आपका है इसके अंदर बहुत सारा है ना जिसको जो जमीन के अंदर का जो भी एक्टिविटी वगैरह होता है ना, उसको मैग्मा वगैरह सब कहते हैं, उसका बहुत सारा। चलो उसको डिटेल में क्या ही पढ़ते हैं, आपसे एग्जाम में नहीं आते हैं सारी चीजें, ध्यान आप रखना आपके। बस ये जो होता है मेरे भाई, ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आपका होता है। किसी भी एरिया में क्यों होता है, वो इसकी वजह से होता है, ठीक। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैग्मा विच इज फोर्स ऑन टू और सरफेस इज नोन एज। सिंपल सा है, जो मैग्मा होता है जो कि अर्थ देखो जो अर्थ में फोर्स लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम लावा कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। भाई ये सारी चीजें मैं आपका क्लियर कहाँ पे करूंगा, आप वन शॉट देख लेना प्लीज। मैं वहां पे ये सारी चीजें आपका क्लियर ऑलरेडी किया गया है, मैं आपको वहां पे और पढ़ाऊंगा अभी, तो वहां से भी जरूर ये सारी चीजों को अपना क्लियर कर लेना। अगर अभी मैं बहुत डिटेल में बताना, अभी देखो 70 मिनट हो चुके हैं, बहुत लंबा लाइन चला जाता है, थोड़ा सा उसका आपका कंसेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया हिमालयाज आर कंसिडर टू बी, हिमालयाज हिमालय को किस प्रकार का माना जाता है? बेहतरीन सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो होता है, क्या ये वेरी ओल्ड नहीं भैया, ओल्ड नहीं है, मिडिल एज नहीं, ओल्डेस्ट नहीं, ये जो आपका यंग है ना, यंगर है, कहीं ना कहीं हमेशा ये बढ़ता रहता है। क्योंकि ज्यादा ये आपका जो पूछा गया है, अगर मान लेते पूछ लिया जाता कि बताएंगे कि ये कब फॉर्म हुआ है ना, जो हिमालय का ये लगभग कब फॉर्म हुआ है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना, इससे ग्रीन कलर आई थिंक आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो ब्लू ही कलर लेते हैं। तो ये लगभग 40 से 50 मिलियन ईयर आपका ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें आप देखो, इसमें अगर आप देखो वेरी, अगर ओल्ड पूछता तो आप क्या बोलते हैं? ओल्ड पूछते हैं। जो एलवरी रेंज है ना, तो लिख दो क्या इसको? चलो लिख देता हूँ, अरावली 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 रेंज जो होता है मेरे भाई, ये आपका है ओल्ड माता। बाकी इन मिडिल वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, ओल्डेस्ट में आप छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। वेरी ओल्ड अगर पूछे, यंग और ओल्ड ये दो पता होना चाहिए आपको। जो आपको यंग पूछे तो आप हिमालय बोलेंगे, और आपको ओल्ड पूछे, बहुत पुराना पूछे, तो आप अरावली रेंज देते हैं, ये बहुत पुराना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है द ब्लॉक माउंटेन विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड, द ब्लॉक माउंटेन विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछा गया, उसको हम कहते हैं हॉर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, इसका बिल्कुल न बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसमें ध्यान रखना, ये जो होता है इसका ये जो होता है हॉर्स जो होता है, इसका जो जो टॉप होता है ना वो फ्लैट होता है, और जो आपका जो साइड होता है वो आपका स्टीप होता है। ध्यान रखना, इसमें दो चीज लिख देता हूँ मैं,
बस इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? आपसे पूछा जाता है इसका जो टॉप कैसा होता है भाई, टॉप इसका फ्लैट होता है और इसका जो साइड होता है, साइड वगैरह वो कैसा दिखता है आपको? वो आपको स्टीप नेचर का दिखता है, ठीक है? स्टीप नेचर का वो आपको दिखता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 में फाइनल हम पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया है, फ्रांस हैड फेस्ड द शॉर्टेज ऑफ द वर्कर इन व्हिच ईयर? फ्रांस को क्या श्रमिक की कमी किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष से इसको कमी हुई थी भाई? तो आप देख सकते हैं इसमें 1960 है गिवन, बिल्कुल 1960 गिवन, सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इस समय इसको इसका वर्कर्स का इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी हो गया था 1960 में। अगर आप पूछा जाए कि बताओ ऐसा क्या हुआ, तो क्योंकि मेरे भाई उस समय क्या हुआ था ना कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। रीज़न आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका क्या रीज़न था, इस चीज़ का शॉर्ट होने का, इतना कम होने का रीज़न क्या था? क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल है ना, ध्यान रखना आपको, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है? तो और जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई, छोड़ दो इतना, बस इतना जानो, रीज़न जान लो, ज़्यादा जानने की क्या ही ज़रूरत है। पोस्ट अवार्ड वगैरह भी हुए थे कुछ-कुछ, माइग्रेट वगैरह लोग कर गए थे यहाँ से। तो बस इसका आपके बुक में नहीं गिवन है, तो सो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है, इज़ इंडिया इज़ अ सिक्योर कंट्री? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है? क्या कहते हैं आप इसमें? यस कहेंगे या नो कहेंगे? कहा ही नहीं जा सकता या शायद? तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल भाई, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, भले यहाँ पे धर्म का रूल चलता है, अलग बात है वो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो इंडिया है वो सिक्योर कंट्री है, सेक्युलरिज़्म है, इसके अंदर कोई भी धर्म में विवाद नहीं होता है। लेकिन कहीं न कहीं ये है, रियलिटी में है, लेकिन आप आपको जो आंसर देना होता है, वो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे आप, ठीक? तो इतना ही, अच्छा एक क्वेश्चन और है आपके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेज, देखो सेम दिन, है ना, ये देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में शायद था ना, हाउ मेनी लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल। मैंने आपको ये बताया था कि 8th शेड्यूल में इसकी जिक्र की गई है। तो कितने थे भाई, जल्दी से बोलेंगे। आप छोड़ो, दूर मत जाओ ना, देखो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड उठा के देख लो, मैं आपको अभी देखा तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे क्या है, कितने लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं किसके अंदर, 8th शेड्यूल में। यहाँ पे आप आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, बताओ कितने लैंग्वेज हैं। देखो मेरे भाई, आपको पीवाईक्यू को यहीं पे देख लो ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, मैं आपको यहाँ पे 8th शेड्यूल लिख दिया था ना, कि देखो मैंने यहाँ पे एक ही वर्ड लिखा, क्योंकि मैं आपको बोला था भाई यहाँ से डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब तो इसे घुमा के पूछ सकता है कि जो 22 लैंग्वेज की बात हुई है वो कौन से शेड्यूल में बात हुई थी। इसलिए देखो एक दिन 2019 का है ना, 2019 के पेपर है, देख लेना 2019 के पेपर में ही सेम क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से पूछा गया। तो सेम ईयर में जब क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, तो भाई अदर ईयर के क्वेश्चन इसमें क्यों नहीं आ सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको मैं क्या कहता हूँ, आप पीवाईक्यू कीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो होता है ना, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली अच्छे से आप सॉल्व कर सकें। यहीं पे आप देख लो क्वेश्चन नंबर 20, देखो हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल। मैंने 8th शेड्यूल वहाँ पे इसलिए लिख दिया था कि मुझे पता था 8th शेड्यूल से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और मेरे भाई आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके यूट्यूब चैनल पे चल रहा है वन शॉट, आप प्लीज़ वन शॉट को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। वहाँ से आपका क्या होगा ना, आपका जो कंसेप्ट है मैं वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ऑलरेडी आपकी एसएसटी की वहाँ पे वन शॉट कंप्लीट होने वाली है, लगभग 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको वहाँ पॉलिटी ही पढ़ाऊँगा, ठीक? तो आप उसे ज़रूर वहाँ से कंप्लीट कीजिए। बाकी आप पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए, साइंस से कीजिए, मैथ्स कीजिए। पीवाईक्यू से भाई हर साल आपको, अगर आप देखते हैं साइंस में, तो साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलता है। उसी टाइप से मैथ्स में देखते हैं, 25 में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड मिलता है। एसएसटी में आप देख लीजिए, उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन होगा रिपीटेड ज़रूर मिलेगा। आप लेकिन आपको मतलब वीडियो अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज ही पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।